अगले व्यक्ति ने कहा तरबूज। तो अब बताइए वह किस राशि का और किस लग्न की कुंडली बनेगी। तुला राशि की बनेगी जी। हाँ, तुला राशि। तुला राशि कैसे होगी बताइए हमको तो। तुला राशि कैसे होगी। हम्म। तवर्ग के मालिक कौन है। तवर्ग के गुरु। मालिक गुरु। जब धनु गुरु है तो धनु तुला। राशि होगा। जी, धनु राशि होगी। धनु लग्न होगा। ठीक है। जी। धनु लग्न की कुंडली बनेगी। अब धनु लग्न की जब कुंडली बनेगी तो पंचांग लेकर के सारे ग्रहों को बैठा लीजिए और जो भी फल है उनका बता दीजिए। मान लीजिए कोई अनार बोल दिया तो किस लग्न की कुंडली होगी। कोई अनार बोल दिया तो किस लग्न की कुंडली होगी। सिंह लग्न की। सूर्य होगा जी, उसका। जी, बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बढ़िया। अनार अवर्ग जो आता है, अ से अह तक जो आता है वह सिंह लग्न की कुंडली होगी। उसके स्वामी होंगे सूर्य। और पंचांग से देख करके हमको बैठा देना है। श्वेता जी कुछ बोल नहीं रही हैं आप कल पूछी थी और आज बता नहीं रही। किसी ने पपाया पपीता का नाम ले लिया अगर, तो कौन सा लग्न बनेगा, कौन सी राशि होगी, किस लग्न की कुंडली होगी। कुंभ लग्न की कुंडली होगी गुरु जी। मकर और जी, कुंभ लग्न। मकर और कुंभ लग्न की। शनि शनि स्वामी रहेंगे। स्वामी रहेंगे। मकर की नहीं होगी, कुंभ की होगी, क्योंकि कुंभ जो है विषम राशि है। तो विषम शब्द है। ठीक है। जी। विषम राशि विषम शब्द है। पपीता फल। जी। दूसरा प के बाद अगर फ कोई बोलेगा तो फ जब होगा तो फ का कहाँ से होगा, मकर राशि हो जाएगी। मकर ब राशि। कोई बोलेगा तो फिर कुंभ हो जाएगा। भ कोई बोलेगा तो मकर हो जाएगा। जी। अगर कोई सलजम बोल दिया तो आप क्या कहेंगे। कर कर्क लग्न की कुंडली होगी। जी, आप स्वामी लोग चंद्रमा शनि। इसका स्वामी। लोग यह याद कर लीजिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को सूत्र भी लिखा दिया कि सु म सु उ ब बु गु स च। ये सुमासु बुगुसच, ये अगर याद रहेगा आपको तो आप आराम से तुरंत। और रोज के अगर आपको पंचांग के हिसाब से ग्रह की स्थिति गोचर भी मालूम है तो पंचांग की भी आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे रहिए, तुरंत आप एक जन्मांक बनाइए। जन्मांक बनाने के बाद में कोई सलजम बोल दिया तो स चंद्रमा की राशि कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब कर्क लग्न की कुंडली बनाने के बाद में तुरंत क्या करना है, जितने ग्रह हैं किस राशि में कौन से ग्रह चल रहे हैं उसी राशि में ग्रहों को बैठा दीजिए। उसी राशि में ग्रहों को बैठाने के बाद में फलादेश बता दीजिए। यही हो गया आपका स्वर कुंडली। समझ में आया। जी। जी। अब आरूढ़ कुंडली के बारे में आप लोग सुन लीजिए। आरूढ़ कुंडली के बारे में हमने आप लोगों को संक्षिप्त में बताया था। आरूढ़ कुंडली का मतलब यह होता है कि एक काल पुरुष का लग्न लीजिए, काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए। काल पुरुष की कुंडली बनाने के बाद में काल पुरुष कुंडली कितने अंक से शुरू होती है। एक अंक से एक गुरु जी। से। हाँ, एक से शुरू हुई तो काल पुरुष की कुंडली बन गई। अब काल पुरुष की कुंडली बनाने के बाद जो प्रश्न करता है, जिनका आपको बताना है, उनसे कहिए कि आंख बंद करके किसी एक भाव पे चाहे लौंग रखें, चाहे इलायची रखें, चाहे पैसा रखें या कोई भी सामग्री उस आरूढ़ कुंडली को जो आप बनाए हैं उस पे किसी एक भाव पे रख दें। ठीक है। जब
किसी एक भाव पे रख देंगे तो जिस भाव पे रखेंगे वही लग्न हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आरूढ़ कुंडली, साधारण भाषा में। ठीक है, आरूढ़ कुंडली हो गई। अब लग्न हमको मिल गया तो ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर में किस जगह पे है, वही हम कुंडली में बैठा देते हैं। बैठाने के बाद में हम फलादेश करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। हम्म। लग्न कुंड आरूढ़ कुंडली का जो फलादेश है वो लग्न कुंडली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लग्न कुंडली का आरूढ़ कुंडली का फलादेश लग्न कुंडली के आधार पर ही किया जाता है। जबकि जातक का जन्म समय नहीं मालूम होता है तब भी आरूढ़ कुंडली निर्माण किया जाता है। जब किसी जातक का जन्म समय नहीं मालूम हो तब आरूढ़ कुंडली के बारे में विचार किया जाता है। आरूढ़ कुंडली हो गई और कौन सी, स्वर कुंडली हो गई। तब हम उसको बना लेते हैं। और क्या करते हैं, जातक के सिर पर किस ग्रह की राशि की सवारी चल रही है वह जानकारी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि किसी पर लवंग आदि है तो हमने आपको बता ही दिया। तो अब मान लीजिए, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? श्वेता जी, आशुतोष जी, बोलिए। दीपक जी, समझ में आया? जी जी गुरुदेव। क्या करना है आरूढ़ कुंडली के लिए, क्या करना? आरूढ़ कुंडली के लिए गुरुदेव, काल पुरुष का जो चक्र बना के उस पे और एक घर में कोई वस्तु रखवा के उससे उसका फलादेश करना है। हर एक घर में नहीं भैया। एक एक घर में गुरुदेव, अगर हाँ, वो किसी भी घर में आंख रख आंख देंगे। बंद आंख बंद करके जी उस पे जी एक भाव पे कुछ सामग्री रख देना है। सामग्री नहीं जी है गुरु तो आंख बंद करके अंगुली ही रखवा देना है। जी गुरुदेव। तो जिस भाव पे रखेंगे वही लग्न भाव हो जाएगा। लग्न जी, भाव होने के बाद में सभी ग्रहों को जो गोचर में है उनको बैठा पंचांग देना का है। तो बैठाने के गुरुदेव बाद, उस दिन का जो गोचर रहेगा उसके हिसाब से बैठाना पड़ेगा गुरुदेव। जी उस उस दिन का ही, उसी समय का उसी समय का उसी दिन समय का का जितने समय पे अगले ने आपसे प्रश्न पूछा है घड़ी तुरंत देख लेना है। ठीक है, जी क्योंकि तुरंत बदलने वाला ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा 2.5 दिन पे, लगभग 2.25 जी दिन पे बदलते हैं। जी जी गुरुदेव। तो 2.25 दिन पे बदल रहे हैं तो मान लीजिए जिस समय प्रश्न पूछा उसी समय चंद्रमा बदल रहे हों तो वह स्थिति, क्योंकि ये जो प्रश्न कुंडली होती है, आरूढ़ कुंडली होती है, और ये क्या बोलते हैं कि स्वर कुंडली, इसमें सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई कहा जाता है, सबसे बलवान ग्रह कोई कहा जाता है तो चंद्रमा कहा जाता है। जी क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गामी ग्रह है। तो जितना जल्दी जल्दी बदलते हैं, जैसा करते हैं, वही फल यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है। जी गुरुदेव। अब हम आप लोगों को एक और बता दें कि प्रश्न कुंडली के बारे में हर कोई कहता है कि प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली बनती कैसे है वह आप देख लीजिए। प्रश्न कुंडली, जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो उसी समय का आप घड़ी देख लीजिए, जितने बज करके जितने मिनट हो रहा है उतने जी समय की जो कुंडली रहेगी, वर्तमान उतने समय की, मान लीजिए 10 बज करके 5 मिनट में किसी ने आपसे पूछा तो तुरंत आप पंचांग देखिए, पंचांग में जो लग्न चल रहा हो उस समय का जो लगन हो वही लगन की जी कुंडली बना लीजिए। लग्न की कुंडली बनाने के बाद में जो ग्रह गोचर में है उनको बैठा लीजिए और फलादेश कर दीजिए। आपका 99% फलादेश सही जाएगा। ठीक है। हम्म।
ये तीनों चीजों में, चारों चीजों में आपको, आप लोगों को सभी को कहाँ नहीं समझ में आया? अगर जिसको ना समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। अब हम आप लोगों को इनके बारे में लिखवाना शुरू करते हैं। कार्य हानि योग, कार्य लाभ योग, हाँ, ये सब क्या होते हैं वह आप लोग लिख लीजिए। और स्वर कुंडली आदि में ग्रह मैत्री का विचार बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है, जैसे पंचधा मैत्री का विचार नहीं किया जाता है। इसमें केवल नैसर्गिक जो मित्रता है, शत्रुता है, वही विचार किया जाता है। ठीक है, समझ गुरुजी गए कि नहीं? गुरुजी प्रश्न कुंडली का अभी का करके हम पंचांग निकाले थे, तो एक बार समझा देते तो और अच्छे से समझ जाते। जी, जैसे हम अभी कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो उसका हम कैसे निकालें? अभी आप तुरंत प्रश्न कर लिए हैं। प्रश्न कुंडली का कि कौन सी कुंडली का? प्रश्न कुंडली का गुरुजी। जी, प्रश्न कुंडली में आप अभी का पंचांग बनाई हैं, तो 21:28 हो रहा है ना? जी जी। तो 21:28 मतलब 9:28 हो रहा है, तो 9:28 पे कौन सा लग्न है पंचांग में, अभी बताइए। गुरुजी यही हम तो समझ नहीं आ रहा है अभी। अभी कौन सा पंचांग लग्न चल रहा है? जी, पंचांग खोले हैं हम। पंचांग में देखिए, एक जगह पे आपको दिखेगा लग्न की स्थिति दिखेगी। लग्न। कहीं लगन, अभी वृष लग्न चंद्रमा चल रहा है गुरुजी। अब हाँ, चंद्रमा का दिखना है गुरुजी। वृष लग्न चल रहा है अभी। पंचांग जो आप खोली हैं जी। उसमें जिस आप देखिए जिस कि में चल रही है, हाँ। लग्न दिख गया। हाँ, चंद्र राशि प्रवेश लिखा हुआ है, लग्न वही से चंद्रमा का, हाँ। चंद्र राशि नहीं देखना है, लग्न देखना है। लग्न वहां पे लिखा होगा। लग्न गुरु लिखा जी वहाँ हुआ। आप लिखा, महावीर में लिखा दैनिक सिंह लग्न सिंह सारणी। आप अपना वीडियो खोलिए और वीडियो खोल करके आप पंचांग को दिखाइए। चंद्रमा गुरुदेव और सिंह लग्न में चल रहा है ना। वो चल रहा है, लेकिन लग्न क्या है वह देखना जरूरी है ना। लग्न क्या है वह देखना जरूरी है। देख कैमरा किधर से होगा? गुरुजी देख कैमरा नहीं हो पा रहा है। लग्न देख पा रही हैं कि नहीं देख पा रही हैं? मैं भी पंचांग बोलता हूँ तो आपको बताता हूँ, पहले मैं अपना पंचांग ढूंढ लूं कहाँ है। जी। गुरु जी दैनिक लगन सारणी देखनी है ना गुरु जी? दैनिक लगन सारणी से देखें। जी वहीं से देखा जाएगा। पंचांग है, सोच करके जल्दी लाओ। राइट। गुरुदेव मेष लगन चल रही है अभी।
बिल्कुल 21:34 तक मेष लगन है। 9:34 तक मेष में लगन है। ऐसा है ना रजनीकांत भाई? जी। मेष खत्म हुआ। अच्छा, मेष खत्म हो चुका है। मेष खत्म होने के बाद वृश्चिक लगन में प्रवेश हम लोग कर गए हैं। हाँ, रजनीकांत जी जो आप दिखा रहे थे वह आप दिखाइए। जी दैनिक लगन जी सारणी आप दिखाइए, स्क्रीन शेयर कर रहे थे वो आप दिखाइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, तुरंत पुनः कर रहे हैं। राधा गोविंद जी और केसरिया जी इतना लेट से जुड़ेंगे तो नहीं चलेगा, अब एंट्री नहीं मिलेगी। आज आपको बोल दिया जा रहा है। राधा गोविंद जी जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, इतना देर से जुड़ेंगे तो नहीं दिया जाएगा एंट्री, है आपको बता दिया जा रहा है। जी गुरुजी, मैं अभी गुरुजी अनुष्ठान में गया था गुरुजी। अनुष्ठान में है वो, आप पहले लिख दीजिए वो चलेगा, लेकिन आप इस तरह से नहीं किया जा सकता है। दैनिक, जी गुरुजी। हाँ, रजनीकांत जी, हाँ बस यही यही। अब इसमें देखिए, एक तरफ तो क्या लिखा है, ऊपर के तरफ में जो है लग्नांत इत्यादि लिखे हुए हैं और इधर में राशियां लिखी हुई हैं। घंटा मिनट में भी लिखा हुआ है, इतने घंटे इतने मिनट पर। तो हमको देखना क्या है कि ऊपर के तरफ जो लिखी हुई है वो तिथियां हैं, तिथियों के बाद में इधर में लग्न लिखे हुए हैं। तो हमको जिस तिथि में जाना है, आज की तिथि क्या है, त्रयोदशी है, मंगलवार है। रात्रि को 9:22 तक, रात्रि 9:22 तक मेष लग्न है। रात्रि 9:22 तक मेष लग्न है। उसके बाद में वृष लग्न आ गया है। तो हमको वृष लग्न की कुंडली बना लेनी है। वृष लग्न की कुंडली बनाने लेने के बाद में हमको ग्रहों को बैठा देना है। ग्रहों को बैठा देने के बाद में हमको फलादेश कर देना। ठीक है। जी गुरुजी। इसमें समझ में आया ना श्वेता जी आपको? हम्म। जी अब आप लोग लिखिए कार्य हानि योग। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, जब स्वर कुंडली पर पूछेगा तो उनके प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्या होते हैं लोगों को? हमारे बच्चे की शादी कब होगी, हमारे बच्चे को नौकरी कब लगेगी, हमारे पति को कार्य कब शुरू होगा, हमारे जो है घर में ये कार्य कब होगा, वो कार्य कब होगा। तो कई प्रकार की कार्यों को लेकर के आते हैं ना गांव वाले। तो यह जी सब कार्य कब होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, वह जानकारी पूछने के लिए, लेने के लिए लोग आते हैं। तो कार्य हानि योग लिख लीजिए। यह कार्य हानि कब होगी। मान लीजिए किसी ने शाम के समय पूछ लिया, तो उस समय कार्य हानि योग रहता है। तो उस समय अगर आप बता रहे हैं तो उसका सवाल अच्छा नहीं जाएगा। कोई दक्षिण की मुख करके बैठा हुआ है या दक्षिण मुख करके पूछ रहा है तो भी कार्य हानि योग रहेगा। पश्चिम के तरफ भी कार्य हानि योग होता है। तो कार्य हानि योग में आप लोग लिख लीजिए। और किस किस भाव में ग्रह बैठे हैं, कैसे हैं, वह भी कार्य हानि के योग होते हैं। तो पहला लिखिए, नंबर 1 कार्य हानि योग में। नंबर 1 जी लग्नेश और कार्येश। कार्येश कौन है, किस भाव से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वही कार्येश है। ठीक है।
लग्नेश और कार्येश, जिस भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसे कार्येश कहते हैं। लग्नेश और कार्येश कोई भी भाव, जिस भाव से विचार करना है उसको कार्येश कहते हैं। लग्नेश और कार्येश अगर अस्त हो, लग्नेश और कार्येश अगर अस्त हो, या शत्रु राशि में हो, या पीड़ित हो, लग्नेश और कार्येश अगर गुरुजी अस्त थोड़ा हो, धीरे बताएंगे गुरुजी। लग्नेश और कार्येश अगर अस्त हो, शत्रु राशि में हो, लग्नेश और कार्येश अगर अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, क्या गुरुदेव? शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो, जिस ग्रह की जो नीच राशि होती है उस भाव में बैठे हों, नीच राशि में हो, पाप युक्त हो, पाप युक्त का मतलब होता है पापक ग्रहों के साथ बैठे हों, पाप युक्त हो, या पापक ग्रहों से दृष्ट हो, या पाप ग्रहों से देखे जाते हों। लग्नेश और कार्येश अगर अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों से देखे जाते हों, या पापक ग्रहों के साथ बैठे हों, और अशुभ वर्गों में हों। अशुभ वर्ग कौन कौन से हैं? 6, 8, 12। और अशुभ वर्गों में हो, 6, 8, 12 में हो तो कार्य हानि योग होता है। तो कार्य हानि योग होता है। दूसरा लिखिए, लग्नेश और कार्येश लग्नेश और कार्येश कार्येश, लग्नेश और कार्येश या कार्येश भाव में न हो। लग्नेश कार्येश लग्न से या कार्येश भाव में न हो, मतलब लग्नेश जो है और जो कार्येश से है वो या तो न तो लग्न में हो और न तो कार्य भाव में हो। और कहाँ हो? 2, 6, 8, 12 में हो तो कार्य हानि होता है। लग्नेश, गुरुदेव हाँ, जी बोलिए। पुनः एक बार शुरू से बताएंगे। लग्नेश और कार्येश लग्न से या कार्येश भाव में
न हो, न तो लग्न भाव में हो न तो कार्य भाव में। तो 6, 8, 12 में हो तो कार्य हानि योग होता है। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए। कार्य भाव में कोई पाप या क्रूर ग्रह हो तो भी कार्य हानि योग होता है। कार्य भाव में कोई पाप या क्रूर ग्रह हो तो भी कार्य हानि योग होता है। कार्य भाव में कोई पाप या क्रूर ग्रह हो तो भी कार्य हानि योग होता है। तीसरा लिखिए, चौथा लिखिए, उसी में लिखिए, लेकिन अगर पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, लेकिन अगर पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो अपने उच्च राशि में हो तो, अपने उच्च राशि में हो तो कार्य हानि योग नहीं बनता है, तब कार्य सिद्धि योग हो जाता है। कार्य भाव में अगर पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो अपने उच्च राशि में हो तो यह योग नहीं बनता, तब कार्य सिद्धि योग बन जाता है। और नवमांश में भी उच्च का हो तो भी कार्य हानि योग नहीं बनता है। नवमांश में भी देख लेना चाहिए। नवमांश में भी अगर उच्च के हैं वह ग्रह तो कार्य हानि योग नहीं बनता है। हो गया। जी। अगला लिखिए, अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि हो तो, अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि हो तो कार्य हानि योग बनता है। पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी है, कोई जानते हैं? पिछली कक्षाओं में मैंने लिखवाया था, अगर पिछली कक्षाओं से कोई है तो बताइए पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं। अगर गुरुजी मेष है, मेष है हम्म और कर्क है हम्म और वृषभ भी है गुरुदेव, हम्म और उसके बाद धनु, हम्म 1 2 3 4 और धनु के बाद गुरुदेव मकर भी है। जी। और शीर्षोदय कौन सी है? शीर्षोदय गुरुजी मिथुन राशि है हम्म और उसके बाद सिंह राशि है हम्म और कन्या है और तुला है हम्म और उसके बाद फिर कुंभ है गुरुदेव। वृश्चिक भी है, कुंभ भी है।
वृश्चिक जी, कुंभ कुंभ राशि और वृश्चिक। ठीक है। अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि हो तो कार्य हानि योग बनता है। ठीक। जिस भाव से संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं, आगे आगे लिखिए, आगे लिखिए, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं वह भाव अगर पाप कर्तरी में हो तो। पाप कर्तरी जानते हैं? कर्तरी जानते हैं कोई? जी, आगे पीछे अगर पाप रहो। हाँ, कर्तरी मतलब कैंची। जी। ठीक है। एक घर आगे एक घर पीछे, एक भाव आगे एक भाव पीछे, अगर दोनों आगे पीछे पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको पाप कर्तरी कहते हैं। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसको शुभ कर्तरी कहते हैं। जिस भाव से संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं वह भाव अगर पाप कर्तरी में हो तो। वह भाव अगर पाप कर्तरी में हो तो भी कार्य हानि योग बनता है। हो गया। जी गुरुजी। अब लिखिए विवाह बाधा योग। हेडिंग डालिए विवाह बाधा योग। विवाह में बाधा कैसे कैसे उत्पन्न होती है, तो विवाह बाधा योग लिखिए। लिखिए जिस समय प्रश्न पूछा जाए जिस समय प्रश्न पूछा जाए उस समय से छठे आठवें भाव में, छठे आठवें भाव में चंद्र हो तो विवाह बाधा योग होता है। जिस समय प्रश्न पूछा जाए उस समय से छठे और आठवें भाव में चंद्र हो तो विवाह बाधा योग होता है। अब इसी में लिख लीजिए, चाहे लग्न से हो या चंद्रमा से, 6, 8, 12 छठे और आठवें अगर पापग्रह न हो तो लग्न या चंद्रमा हाँ, लग्न या चंद्रमा से छठे 12वें भाव पापग्रह हो तो विवाह बाधा योग होता है।
इसको जरा समझा दीजिए, इसको जरा समझा दो। जी, ये समझ में नहीं आया था। ये नहीं समझ में आया। मान जी लीजिए लग्न से 6 और 8 भाव में जब जिस समय आपने बनाया कुंडली, उस जी समय जो भी लग्न हो, ठीक है, जी जी जो भी लग्न हो तो उससे छठे और आठवें, मतलब छठे घर में और आठवें घर में अगर चंद्रमा है तो विवाह बाधा योग होता है। ठीक है। जी, यहाँ यहाँ तक तो समझ गया था, इससे आगे अब वाला नहीं समझ। मान लीजिए चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, जी तो तीसरे से छठा भाव कौन सा हुआ? 3, नौमा 4, 5, 6, 7, 8। नौमा। नौमा। 8वें भाव में, जी उसके बाद में 9, 10, 10वें भाव में, 8वें और 10वें भाव में छठ चंद्रमा से भी छठे और 8वें भाव में भी अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो ठीक जी है। जी समझ जी समझ गया समझ। ठीक, अगला लिखिए। सप्तम भाव में स्थित ग्रह अगर अस्त है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह अगर अस्त है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह अगर अस्त है, नीच राशि में है, नीच राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों के साथ है, पाप कर्तरी में है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह अगर अस्त है, नीच राशि में है, पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ है, पाप कर्तरी में है, तो विवाह बाधा योग बनता है। ये जो लिखा रहा हूं ये सभी भावों पे आपको काम आएगा। सभी भाव से, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उन भावों पर भी आप इनको लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव से अगर आप विचार कर रहे हैं कि मकान घर कब होगा, तो उसमें भी यही नियम आप लगा सकते हैं। अगला लिखिए। सप्तमेश प्रश्न कुंडली के समय, सप्तमेश प्रश्न कुंडली के समय लग्नेश भी, सप्तमेश और लग्नेश प्रश्न कुंडली के समय, सप्तमेश लग्नेश प्रश्न कुंडली के समय 6, 8, 12 में हो तो, 6, 8, 12 में हो तो विवाह बाधा योग बनता है। हो गया। गुरुजी जी, गुरुजी कार्य हानि और विवाह बाधा योग किसी लिखवाए तो कार्य में सफलता का भी योग होगा गुरुजी? जी जी जी, उसको भी लिखा हूँ। जी जी, कार्य सफलता के भी योग। आप शगुन करने के समय
शुभ दर्शन या अच्छा शगुन। हेडिंग लिख लीजिए। शगुन करने के समय शुभ दर्शन या अच्छा शगुन मतलब कार्य सिद्धि योग। पहला लिखिए, अगर प्रश्न के समय में, अगर प्रश्न के समय में जो प्रश्न करने वाला है या प्रश्न जिससे पूछा जा रहा है, यहाँ दो ही व्यक्तियों का बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरा जब कोई घुसेगा तो उसका भी बात बताया जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न के समय में नवीन वस्त्र पूछने वाला पहना हो या बताने वाले पहने हो, नया वस्त्र पहने हो, या फिर शुद्ध वस्त्र पहने हो, मलिन न हो, अच्छा हो, नवीन वस्त्र, मछली, पताका। गुरु जी एक बार फिर से बोल दीजिए। अगर प्रश्न के समय में नवीन वस्त्र, मछली, पताका, घी, गुरु जी मछली पताका के बाद क्या? घी, देव मूर्ति, पान, मछली, पताका, घी, देव मूर्ति, पान, सोना, देव कार्य में उपयोग होने वाली वस्तु, सोना, देव कार्य में उपयोग होने वाली वस्तु, दिख जाए तो शुभ होता है, दिख जाए तो शुभ होता है। दूसरा लिखिए, जी। बाएं हाथ से प्रश्न काल के समय कोई कार्य करना अशुभ होता है, दाएं हाथ से शुभ होता है। जब प्रश्न किया जा रहा है उस समय कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अगर बाएं हाथ से कर रहे हैं तो अशुभ होता है, दाहिने हाथ से शुभ होता है। तीसरा लिखिए, सांप, खरगोश, सूअर दिख जाए तो या चर्चा हो जाए तो, सांप, खरगोश, सूअर जिस समय शगुन हो रहा है उस समय कोई भी व्यक्ति अगर सांप की चर्चा कर रहा है या सांप दिख जाए, खरगोश की चर्चा कर दे या दिख जाए, सूअर की चर्चा कर दे या दिख जाए तो शुभ संकेत है। लेकिन बंदर, भालू अशुभ हैं, लेकिन बंदर, भालू अशुभ हैं।
सप्तम भाव से विवाह, व्यापार, साझेदारी आदि भी देखा जाता है। गुरुदेव अशुभ का क्या बताया? बंदर, भालू। लेकिन बंदर भालू अशुभ हैं। कुंडली के सभी भावों में कुंडली के सभी भावों में 7 और 10 भाव बहुत ही गूढ़ विषयों का विचार किया जाता है। कुंडली के सभी भावों में से 7 और 10 भाव से बहुत ही गूढ़ विषयों का विचार किया जाता है। हो गया। जी गुरुजी। सूर्य के साथ, ये बताइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य के साथ जो ग्रह होता है वह सभी अस्त होता है ना। ये प्रश्न की बात है, लिखने की बात नहीं है, ठीक है। तो बोलिएगा आप लोग, सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जी। जी। होते हैं गुरुजी। क्या सूर्य 7वें और शुक्र 6ठे भाव में हो तो अस्त होता है या नहीं? कोई बताइए। सूर्य सूर्य गुरुजी आगे निकल गए हैं शुक्र से, तो हाँ, इसलिए अस्त नहीं होना चाहिए शायद। नहीं, अस्त होंगे या नहीं यह पूछ रहा हूँ। नहीं होंगे गुरुजी। अस्त होंगे, ठीक है। होंगे। वह कैसे देखा जाएगा? डिग्री के आधार पर, ठीक है। डिग्री के आधार पर यह सभी चीज देखा जाता है। हाँ, कितने जी। डिग्री पर अगर चंद्रमा सूर्य से हैं तो अस्त रहेंगे, कितने डिग्री पर अगर हैं तो अस्त नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर एक ही भाव में शुक्र और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं तो क्या संभव है कि शुक्र अस्त न हो? हाँ, संभव है, यह भी जान लीजिए। यह संभव है। कैसे? कि सूर्य से शुक्र 10 डिग्री का अगर अंतर है तो शुक्र अस्त नहीं होंगे। गुरु 11 डिग्री पर, बुध 14 डिग्री पर, मंगल 17 डिग्री पर, चंद्र 12 डिग्री पर, शनि 15 डिग्री पर अगर हैं, दूरी अंतर है दोनों में, तो अस्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप लोग गुरुजी वाली थोड़ी सी धीरे से बता दीजिए ना, लिख ली। अच्छा लिखिए। सूर्य से चंद्र 12 डिग्री हो तो अस्त नहीं होते।
सूर्य से चंद्र 12 डिग्री के अंतर पर हो तो अस्त नहीं होते। घनश्याम शर्मा जी, बहुत जल्दी आप जुड़ गए। सूर्य से चंद्र 12 डिग्री, सूर्य से मंगल 17 डिग्री, सूर्य से मंगल 17 डिग्री, सूर्य से बुध 14 डिग्री, सूर्य से मंगल 17 डिग्री, सूर्य से बुध 14 डिग्री, सूर्य से गुरु 11 डिग्री, सूर्य से बुध 14 डिग्री, सूर्य से गुरु 11 डिग्री, सूर्य से शुक्र 10 डिग्री, सूर्य से शनि 15 डिग्री के अंतर पे हो तो अस्त नहीं होते हैं। अंश को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है। जो राशि अंश कला विकला होता है, अंश को ही डिग्री कहते हैं। जैसे सूर्य 10 अंश पे है और चंद्रमा 23 अंश पे है। कितने अंश की एक राशि होती है? 30 अंश की। जी, 30 अंश की एक राशि होती है। मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री पे है, 10 अंश पे है और चंद्रमा 23 अंश पे है, तो क्या होगा? चंद्र अस्त होंगे नहीं ना? जी नहीं। और सूर्य अगर 10 डिग्री पे है और शुक्र 21 डिग्री पे है तो शुक्र भी अस्त नहीं होंगे, ठीक है। इनसे कम डिग्री पे होंगे तो गुरुजी अस्त हो जाएंगे। हाँ, इनसे अगर कम डिग्री है, जैसे शुक्र 1 डिग्री पर भी है तो अस्त है, 2 डिग्री पर है अस्त है, 9 डिग्री पर है अस्त है, 19 डिग्री पर है अस्त है, 20 डिग्री पर है अस्त है, ठीक है। बढ़ते 21 क्रम में गुरुजी चलेगा। नहीं, आगे पीछे दोनों देखना है, जी आगे पीछे दोनों देखना है कि उनसे उनसे दूरी जो है 10 डिग्री की होनी चाहिए। जी जी। हम्म, और शनि 15 डिग्री की दूरी होनी चाहिए। हम्म। गुरुदेव, ये जी डिग्री थोड़ा सा विस्तार से हम लोग को समझा देंगे कि डिग्री कैसे जी, होती है? डिग्री के बारे में भी हम आप लोगों को एक दिन बता देंगे, ठीक है। अगर बुध वक्री होता है तो कभी कभी अस्त भी मान लिया जाता है, ठीक है। अगर बुध वक्री हो तो कभी कभी अस्त भी मान लिया जाता है। कई विद्वानों के मत हैं यह, कई विद्वानों के मत हैं कि बुध अगर वक्री है तो अस्त मान लिया जाता है। किसी भी भाव में कोई भी ग्रह सूर्य से जितने दूर होते हैं उतने ही पावरफुल माने जाते हैं।
सूर्य से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह सूर्य से जितने दूर होते जाते हैं उतने पावरफुल होते हैं। सूर्य से जितना दूर चंद्रमा होंगे उतना पावरफुल, जितना पास होंगे उतना ही कमजोर होंगे। अगर आमने सामने है तो चंद्र सबसे मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कक्षा के साथ में सूर्य चंद्रमा बैठ जाए तो गुरुजी? साथ में सूर्य चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा बलहीन हो रहते हैं उस समय। सूर्य चंद्रमा एक साथ में कब आएंगे मालूम है आपको? अमावस्या के दिन। हाँ, तो अमावस्या के दिन जब आएंगे तो उस दिन चंद्रमा बलहीन रहते हैं। क्षीण चंद्रमा कहिए, पाप चंद्रमा कहिए, आप उनको जो भी नाम पुकार सकते हैं वो पुकार। जी जी। यहाँ पे कक्षा को स्थगित करें। जी गुरुदेव। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी